नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती एग्जाम का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट जो है हमारा जीके एंड जीएस का है। इसमें हमने सबसे पहले भारतीय इतिहास को शुरू किया था, भारतीय संस्कृति को शुरू किया था, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमने जो पहला टॉपिक है ये अपने पूरा कर चुके थे। दूसरा जो टॉपिक है एनिशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, ये भी अपने कर चुके थे। इंडियन कल्चर एक्सपांशन एब्रॉड, ये अपने कर रहे थे और आज अपने इसको पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप बहुत कुछ सीख भी रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने सच में कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस सिलेबस को पूरा करने वाले हैं बिल्कुल। जहां इस सिलेबस में जो यानी इस पेज और इस पेज में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उस सारे टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें कि ये वाले जो टॉपिक हैं ये तो अपना चल ही रहा है, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि आपका जो सेकंड ग्रेड का क्लास होता है शाम को, उसके अंदर ज्योग्राफी और राजस्थान भी चल रही है, जिसके अंदर अपने लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज, फिजिकल फीचर, ये डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्लाइमेट वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने वहाँ हो रही है दोस्तों। तो वो भी आपका साथ साथ सिलेबस चल रहा है। यानी अब तक हमने जो इसमें पढ़ लिया है ये वाले टॉपिक हो चुके हैं और इसी के साथ साथ हमारे इसी सिलेबस के अंदर से ये वाले टॉपिक जो है हमारे यहाँ तक हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना सिलेबस तो अभी तक अपने कर चुके हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहेगा, तैयारी करते रहेंगे तो अच्छे से आपका जो है पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। इसका ये तीसरा भाग है दोस्तों। 2 भाग अपने पहले पढ़ चुके हैं जिसमें से काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने क्या देखा था दोस्तों? हमने ये देखा भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया में हुआ था। और इसके अंतर्गत हमने ये पूरा जो है डिस्कस कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद में हमने जो है पश्चिमी एशिया को भी देख लिया और मध्य एशिया को भी हमने देख लिया था। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। यानी ये वाला और ये वाला हो चुका था। अपने ये पढ़ रहे थे, चाइना को हमने पढ़ लिया था। अब अपने खोतान, कुची और तिब्बत के विषय में जानने वाले हैं। उसके बाद में कुछ अन्य जो बच्चे आएंगे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज अपने इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं मध्य एशिया में। मध्य एशिया में जो चीन के बाद में दूसरा मुख्य क्षेत्र आता है वो आता है खोतान। खोतान यानी कि पश्चिमी चीन, ये हमारे भारत के नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पर जो जानने की बात है, सबसे पहले बात ये कि यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो वैराचन के द्वारा दूसरी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में दोस्तों? दूसरी शताब्दी के अंदर जो है यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना हुई। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि फायान क्या कहते हैं इसके विषय में इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फायान कहते हैं कि खोतान में हजारों बौद्ध विहार थे। अब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर उस समय जब ये गया तो यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार थे। तो यानी बौद्ध धर्म जो है वो पूरा फैला हुआ था दोस्तों। अगर आप किसी क्षेत्र में जाएं, जैसे मान लीजिएगा वृंदावन जाएं, तो आपको मंदिर ही मंदिर मिलते हैं। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। तो हम यही कहेंगे ना, वहाँ पर जो है हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो उसी प्रकार से वहाँ बौद्ध विहार आपको मिले इस समय फायान है, तो इसका मतलब बौद्ध धर्म का वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार था दोस्तों। इनमें से भी अगर देखें गौतमी विहार की बात कीजिएगा, इन विहारों में से सबसे बड़ा विहार कौन सा है? गौतमी विहार। अब देखिएगा सबसे बड़ा है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ सकता है ये कहाँ है? ये खोतान या खोतन पश्चिमी चीन के अंतर्गत है दोस्तों। अब विहार तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बौद्ध शिक्षा से संबंधित होते हैं। तो ये बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, सर्वोच्च केंद्र था। कितना बड़ा था? तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3000 बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। कितने बौद्ध भिक्षु? 3000 बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये रहा होगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि पहली बात तो कि कब यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना हुई? दूसरी शताब्दी में।
अब यहाँ की जो विशेषता है वो फायान ने बताई है। यहाँ पर एक बौद्ध विहार हुआ करता था, वैसे बहुत सारे थे, हजारों थे। गौतमी विहार जो कि बौद्ध शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र था कि वहाँ पर 3000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। फायान स्वयं भी यहाँ पर ठहरा था, उसने यहाँ पर अध्ययन कार्य किया था। और फायान के अनुसार अनेक बौद्ध जो है यहाँ से चीन गए थे, प्राचीन चीन गए थे। यहाँ से वो कहाँ गए थे? फायान के अनुसार यहीं से अनेक बौद्ध भिक्षु जो है वो पश्चिमी चीन में गए थे दोस्तों, या हम यूँ कहें चीन में गए थे। चीनी जनश्रुति के अनुसार अशोक के पुत्र कुस्तन ने इस उपनिवेश की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पर बन जाता है कि यहाँ पर उपनिवेश की स्थापना किसने की थी? खोतान उपनिवेश की स्थापना अशोक के पुत्र कुस्तन के द्वारा की गई थी। ये अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखिए 8वीं शताब्दी तक खोतान जो है भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा, यानी दूसरी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का जो केंद्र था यहाँ पर बौद्ध धर्म का केंद्र था और भारतीय संस्कृति का केंद्र था दोस्तों। अब धीरे धीरे इस्लाम पैर पसारने लगा, यहाँ पर आया और इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं खोतान भी एक भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसके बाद में हम बात करते हैं कुची की। तो कुची को पुराणों में कुश द्वीप कहा गया है, लव कुश वाले में से ही कुश द्वीप कहा गया है। और ये अब कहाँ है? तो ये पश्चिमी चीन में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपको पश्चिमी चीन में मिल जाएगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारतीय शासकों ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि भारतीय राजकुमार थे कुमारजीव, उन्होंने कुची में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कुची के राजा का गुरु बन गया, इतना उनका प्रभाव था। और ये काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे, इन्होंने बहुत सारा पढ़ा लिखा पढ़ाया और यहाँ तक इतना हुआ कि इनका देहांत भी चीन में ही हुआ था दोस्तों। तो देख सकते हैं कितना प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा। कुची के राजाओं के नाम भी आपको भारतीय राजाओं के नाम जैसे मिलेंगे, जैसे सुवर्णदेव हो गया, पुष्पदेव हो गया, हरदेव हो गया। अब ये नाम कैसे हैं? थोड़ा ध्यान दें तो ये नाम हमारे भारतीयों के जैसे ही नाम है जो आपको चाइना के क्षेत्र में जाकर के मिल रहे हैं। सुवर्णदेव, पुष्पदेव, हरदेव, ये सारे नाम ऐसे ही हैं। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभाव रहा होगा भारतीयों का। फायान ने यहाँ पर अनेक बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है, मतलब यहाँ पर बौद्ध विहार हुआ करते थे। तो बौद्ध धर्म भी बहुत ज़्यादा चर्चित था और बहुत ज़्यादा उसका फैलाव था वहाँ पर। इसके बाद में एक और क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, तिब्बत की। अभी तो चाइना के पास है और महाभारत में तिब्बत को त्रिविष्टम कहा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि महाभारत में जो तिब्बत है उसे क्या कहा गया है? त्रिविष्टम कहा गया है। इस क्षेत्र को छालखा नाम से भी जाना गया है। और क्या कहा गया है इसके बारे में? छालखा नाम भी इसका दिया गया है, छालखा के नाम से भी इसे जाना गया है। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। भारत से शांति रक्षित और पद्म संभव तिब्बत गए थे। कौन कौन गए थे? ध्यान दीजिएगा, शांति रक्षित और पद्म संभव जो है वो भारत से तिब्बत गए और उन्होंने वहाँ पर समयस विहार का निर्माण करवाया। तो ये तिब्बत गए थे कौन? शांति रक्षित और पद्म संभव। तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी पद्म संभव को अपना गुरु मानते हैं। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा कि एक तो महाभारत में तिब्बत को त्रिविष्टप कहा जाता था। दूसरी बात, छालखा जो शब्द है वो इसी क्षेत्र के लिए प्रयोग में लिया गया है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो शांति रक्षित और पद्म संभव जो भारतीय विद्वान थे, बौद्ध विद्वान थे, वो तिब्बत गए और इन्होंने यहाँ पर एक विहार का निर्माण भी करवाया जिसे समयस विहार के नाम से जानते हैं। तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो आज भी पद्म संभव जो यहाँ से भारत से गए थे उनको अपना गुरु मानते हैं। विक्रमशिला से देखिएगा दीपंकर श्री ज्ञान जो थे वो भी तिब्बत गए और इन्होंने शाक्य विहार का निर्माण करवाया। तो ये भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कौन गया था? तो भारत से जाने वाले कौन कौन हैं? शांति रक्षित है, पद्म संभव है, इन्होंने समयस विहार बनाया और श्री ज्ञान जब गए तो इन्होंने शाक्य विहार का निर्माण करवाया वहाँ से। दीपंकर श्री ज्ञान है ना, कहाँ से गए थे? ये विक्रमशिला से गए थे। तिब्बत के राजा
जो थे राजा गेम्पो थे, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री थोनमी सम्मोट या संभोट एक ही बात है, अगर ये नाम लिखा है तो भी एक ही होगा, इसको भारत भेजा था। अभी देखेंगे गेम्पो कौन था। तो ये तिब्बत का राजा था, देखिए यहाँ तिब्बत कर लेना। तिब्बत के राजा गेम्पो ने अपने प्रधानमंत्री थोनमी सम्भोट को भारत भेजा और इसने नालंदा में अध्ययन किया। कहाँ पर अध्ययन किया प्यारे दोस्तों? नालंदा में अध्ययन किया। इसे ही तिब्बती वर्णमाला का जनक भी स्वीकार किया जाता है। किसको? देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? अपने थोनमी सम्भोट की बात कर रहे हैं, जिसे राजा गेम्पो ने भेजा था और इसने नालंदा में अध्ययन भी किया और इसे ही तिब्बती वर्णमाला का जनक भी माना जाता है। अब ये गेम्पो कौन था, तो उसको थोड़ा सा अपने यहाँ समझ लेते हैं। 7वीं शताब्दी की बात है। तिब्बत के राजा ने नेपाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। ठीक है, इंटरनेशनल मैरिज हो गई। अब ये जो राजकुमारी थी ये बौद्ध धर्मावलंबी थी, ये बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। अब इसका प्रभाव तिब्बत के राजा पर पड़ा और वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और किस नाम से जाना गया? स्रोंग सांग गेम्पो के नाम से जाना गया। तो इसके आसपास का नाम हो देख लेना, क्योंकि आपको बोर्ड की किताब में इसका नाम गेंतो कुछ इस प्रकार का, लेकिन ये आप आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा नाम है दोस्तों। तो के नाम से पुकारा गया और अभी भी तिब्बत में जो दलाई लामा है वो इसी के वंशज माने जाते हैं। किसके? राजा गेम्पो के ही वंशज स्वीकार किए जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना पुराना इतिहास है जो आज तक वहाँ पर चल रहा है दोस्तों। इसने संस्कृत भाषा, राजा की बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को भी अपनाया। यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने बौद्ध मंदिर भी बनवाए और बहुत सारे विहारों का निर्माण भी करवाया। तो दोस्तों ये तिब्बत की बात है। तिब्बत में एक नाम अगर अपने लेना चाहें तो राजा स्रोंग सांग गेम्पो का लेंगे, जिन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का न केवल प्रसार किया बल्कि उसको आगे से आगे चलाए रखने में भी मदद की है दोस्तों। इन्होंने भाषा को अपनाया, लिपि को अपनाया, मंदिर बनाए, विहार बनवाए और बहुत सारे विद्वानों को अपने यहाँ बुलाया। तो देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा प्रसार है, कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ की संस्कृति का तिब्बत के ऊपर उस समय रहा होगा। इसके बाद में कुछ एक अन्य जो हैं केंद्र हैं भारतीय संस्कृति के, उनके विषय में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 भागों के हिसाब से हमने लगभग इसको पूरा कर लिया है। मलय या फिर मलेशिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसे मलाया द्वीप भी कहते हैं। मलाया द्वीप समूह जो अब कहाँ है, जो अब क्या है, जो अब मलेशिया के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ कई हिंदू राज्यों का विकास हुआ। इसमें कर्मरंग है, कलशपुर है, कटाह है, पहंग है, ये मुख्य राज्य हुआ करते थे। इस प्रायद्वीप के अनेक भागों में प्राचीन मंदिर मिले हैं, खंडर मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। इस पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण लेख भी हमें मिलते हैं। मलेशिया की बात करें तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर चल के तो गए नहीं होंगे मंदिर, या कोई उठा के तो लेके नहीं गया। वहाँ हमारी संस्कृति का प्रसार रहा होगा, इसलिए वो गए हैं। इससे पता चलता है कि मलाया में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था, संपूर्ण प्रभाव वहाँ देखा जा सकता है। यहाँ के राजाओं में गौतम, समुद्र, विजयवर्मन आदि का भारतीय नामों के सदृश उल्लेख मिलता है, जिससे भी ये प्रमाणित होता है कि यहाँ का प्रभाव था। कोई हो सकता है यहीं से गया हुआ भी हो। यहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ और यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण किया गया। यहाँ आज भी ऐसे ब्राह्मण परिवार आपको मिल जाएंगे जिनके पूर्वज जो हैं वो भारत से आए हुए हैं। मलेशिया की बात अपने कर रही हैं, तो देख सकते हैं कहाँ तक हमारा प्रभाव और प्रसार हुआ करता था। दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल का आपने नाम सुना होगा, प्रथम का भी इस समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था, राजनीतिक नहीं, व्यापारिक नियंत्रण यहाँ पर हुआ करता था। आज भी मलेशिया जो है व्यापार के लिए जाना जाता है। इसके बाद में अपने दक्षिणी कोरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ बोधिसेन के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। किसके द्वारा? बोधिसेन के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। प्रथम शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम शताब्दी में अयोध्या की राजकुमारी थी सूरी रत्ना। कौन सी थी? सूरी रत्ना। उसका विवाह दक्षिणी कोरिया के राजकुमार किम सुरो से हुआ। किससे हुआ प्यारे दोस्तों? किम सुरो। किम सुरो कौन है?
दक्षिणी कोरिया का राजकुमार है और राजकुमारी कहाँ की है? अयोध्या की है। उसका विवाह दक्षिणी कोरिया के राजकुमार किम सुरो से हुआ। सूर्य रत्ना, और उसका नाम क्या था? सूर्य रत्ना या सूर्य रत्ना, एक ही बात है, आप इसको सूर्य रत्ना कर लेना। सूर्य रत्ना का स्मारक अयोध्या में है, ठीक है। और जबकि इसकी कब्र जो है सूर्य रत्ना की दक्षिणी कोरिया के किहाई शहर में है। कहाँ पर है? किहाई शहर में है। तो ये देख सकते हैं आप, है ना, कितना प्रसार हुआ था। और यहाँ की राजकुमारी वहाँ की राजकुमारी हो गई, है ना, जिसके प्रमाण भी हमें मिल पा रहे हैं। फिर एक और श्याम देश की भी बात कर लेते हैं हम। श्याम को आजकल थाई जाति के नाम पर थाईलैंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? तो श्याम हुआ करता था। अभी थाई जाति के नाम पर थाईलैंड पड़ गया, लेकिन आज तो थाई भी आपको नहीं मिलेंगे। थाई जाति का प्रभाव यहाँ पर 13वीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ करता, यानी प्राचीन काल में थाई नाम की कोई जाति का यहाँ पर आपको विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर थाई जाति का प्रभाव हुआ और अब थाई जाति के प्रभाव के कारण ही हम इसे थाईलैंड कहते हैं दोस्तों। इसके पहले यहाँ भारतीयों का प्रभुत्व हुआ करता था। यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण प्रभाव हुआ करता था। साधारण सी बात है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का प्रचलन था। यहाँ कौन कौन सा धर्म था? एक हिंदू धर्म था, एक आपका बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी थी? महायान। महायान का यहाँ पर प्रचलन और प्रसार हुआ करता था। यहाँ के शासकों ने बौद्ध मंदिर और विहारों का खूब निर्माण करवाया। इस प्रदेश में पाली भाषा का भी प्रसार हुआ। यहाँ की स्थापत्य कला, तक्षण कला पर भी भारतीय कला का प्रभाव आपको देखा जा सकता है। आप वहाँ जाएं तो देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लव देश के विषय में। लव देश वर्तमान में लाओस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाओस के नाम से। यहाँ भगवान राम के पुत्र लव के नाम से एक नगरी लवपुरी भी बनी हुई है। लव देश के आदि देवता भद्रेश्वर को स्वीकार किया जाता है। कभी यहाँ पर शैव धर्म का व्यापक प्रसार और प्रभाव था। तो देख सकते हैं लाओस जो कहाँ पर है और कहाँ पर हमारा जो प्रचार प्रसार हो पा रहा है, भारतीय संस्कृति का प्रभाव हो पा रहा है। तो लव देश यानी लव के नाम पर ही है, वहाँ पर लवपुरी भी मिलेगा आपको। लव देश के जो आदि देवता हैं, जो भद्रेश्वर को स्वीकार किया जाता है। लव देश का जो प्रथम राजा था वो था श्रुतवर्मन। इसका पुत्र था श्रेष्ठवर्मन, जिसने श्रेष्ठपुर नाम से वहाँ पर नगर बसाया था। तो ये लव देश की कुछ बातें। इसके साथ ही लगभग अपने सारे जो भारतीय संस्कृति के प्रसार वाले क्षेत्र थे वो हमने बड़े अच्छे से पूरे कर लिए हैं, कुछ भी शेष नहीं रहा है। विदिन हमने RBSC बोर्ड का जो मैटर है उसको भी इसके अंदर डाल दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी भी यहाँ कभी लोकप्रिय त्यौहार हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद यहाँ कई बौद्ध मठ बने, स्तूप बने। यहाँ शालिवाहन संवत का भी प्रसार था, प्रभाव था, जो आज भी देखा जा सकता है। पहले हिंदू धर्म था, फिर बौद्ध धर्म आया, बौद्ध मठ बने, स्तूप बने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं, ये हमारा प्राचीन बृहत्तर भारत इसी टॉपिक का नाम है। तो यहाँ ये हमारा भारत रह गया, ये अफ़गानिस्तान, जहाँ तक हमारा प्रसार चीन तक हुआ करता था, है ना, ये चीन हमारा रह गया। म्यांमार की अभी हमने बात की, ये शाम रह गया, चंपा, अन्नम, कंबोडिया, मलाया, बोर्नियो, सुमात्रा, श्री विजय, जावा, बाली, श्रीलंका। अब आप देख सकते हैं कितना क्षेत्र यहाँ पर विस्तृत था। तिब्बत, है ना, ये रहा तिब्बत। तो ये वो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था। प्राचीन मैप के द्वारा भी हम इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, उसे भी इसी प्रकार से बड़े अच्छे ढंग से करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों PDF और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप के अंदर आपको सारी जो PDF है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।